Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel, Panisha for Competitive Examinations and Damn News। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम जनरल अवेयरनेस का पेनिशिया कोर्स का सेट नंबर 2 करने वाले हैं। सेट नंबर 1 मैंने पहले करा दिया है और इसमें जितने भी जीके, जीएस या जीई के क्वेश्चंस हैं और इवन कुछ 2022 के जो एग्जाम्स हुए हैं अभी मार्च वगैरह में हुए हैं, तो उसमें जनवरी फरवरी की करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको इसमें इंक्लूड करा के चल रहा हूँ। और भी सारी की सारी बातें आपको पता ही है, जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका है उस तरीके से ही कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, जब पढ़ोगे तो आपने अगर और हाँ, अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं किया है तो जाके पहले सेट नंबर 1 करके आना, तब इस सेट पे मूव ऑन करना, ठीक है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपके यहाँ पे, चाहे टीसीएस ने लिया हो, ईडीसीएल ने लिया हो, ऐसे सारे के सारे एग्जामिनेशन आपके टीसीएस ही लेती है। तो अभी इसमें जो 2022 में आपकी एग्जामिनेशन हुए हैं या फिर 21 में जो हुए हैं, पहले 2022 वाले कवर करेंगे, इसके बाद 21 पे मूव ऑन करेंगे। बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो आपके अल्टीमेटली जो नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं वो वही रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे ना, वो फायदा नहीं है कि आप 10 साल के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक साथ उठा के कर लो या फिर 5 साल के कर लो, तो उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली बता रहा हूँ आपको, मुश्किल से मुश्किल 1-2 साल में जितने भी अब एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका डी ट्रिपल एस बी, आई सी आर, डी एफ सी सी एल, एन बी एस 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 सी, एस एस सी का सी जी एल, सी एच एस एल, एम टी एस, स्टेनोग्राफर, सी पी ओ, फलाना ढिमाका, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इन सब एग्जामिनेशंस में 2022 और 21 में जो क्वेश्चन पूछे गए अल्टीमेटली वही रिपीट होते दिखे, ठीक है। तो बस यार शुरू करते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। अगर आपने ये वाली क्लास हमने पहले कर रखी है, फटाफट से बाकी क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं सेट नंबर 2 पे। अब देखो, आज का आपका पहला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दिया करो, मैं आपको सारा कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक साइमुलेशन, यानी कि आप जो तापमान होता है या फिर आपका जो वेदर है यानी कि मौसम है उसका हम यहाँ पे वो करते हैं ना, क्या फोरकास्टिंग करते हैं, या फिर आपका जगह जगह ऑयल और गैस खोजनी होती है। हम यहाँ पे साइंटिफिक जो भी हमें अपने थीसिस वगैरह बनाने होते हैं उसमें यूज करते हैं, जो कंप्यूटेशन के लिए किस टाइप के कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी या फिर माइक्रो। इसका आंसर तो आपको पता होगा ही हो, सुपर कंप्यूटर्स इज द राइट आंसर। नाउ यहाँ पे मुद्दे वाली बात जो है ना, सुपर कंप्यूटर से रिसेंटली आपका ये करंट अफेयर में रहा है, 2021 में भी, 2022 में भी, और बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी में और एसएससी में, दोनों में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है वो मैं आपको सारे यहाँ पे कवर करा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को मैं एससी लिख रहा हूँ, तो ये है आपका फुगाकू, ठीक है। कौन सा है भाई? फुगाकू होगा। और ये कहाँ का है? तो जापान का है। और जापान में इसे किसने बनाया है, ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। ये फुजित्सु, फुजित्सु एक कंपनी है, फुजित्सु। और यहाँ पे जो जापान की जो एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका नाम है राइकेन, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर के इस फुगाकू को डेवलप किया हुआ है और ये वर्ल्ड में नंबर 1 इसको रैंकिंग दी गई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक रैंकिंग टॉप 100 सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, जिसमें नंबर 1 प्लेस फुगाकू को मिला है। अब इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में आपका है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, क्वेश्चन ये यार 3-4 बार आया है। एनटीपीसी के जो 2-3 महीने एग्जाम चले हैं ना, उसमें ये 2-3 बार पूछ लिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है आपका? परम सिद्धि एआई, ठीक है। कौन सा है भाई? ये परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई, ये है आपका इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको ये भी पूछ सकते हैं, कौन से नंबर पे रहा है टॉप 500 वाली लिस्ट में, तो 63rd नंबर पे रहा है ये इंडिया का आपका परम सिद्धि एआई। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आपका जो इंडिया का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसको स्टैब्लिश किया गया है कहाँ पे? ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपका जो आईएमडी डिपार्टमेंट होता है ना, उसका ही यहाँ पे रिसर्च वाला काम हो रहा होता है। तो ये आपका है इंस्टीट्यूट। यहाँ पे 2 सुपर कंप्यूटर अभी इंस्टॉल किए गए हैं 2022 में, ठीक है। तो याद रखना उनका नाम क्या क्या है। एक का नाम है प्रत्यूष, ठीक है, और एक का नाम है मिहिर। ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर और ये दोनों वर्ल्ड के 500 के अंदर आते हैं। ये जो प्रत्यूष है इसकी रैंकिंग है 67, और आपका जो मिहिर है इसकी रैंकिंग है 120, 500 के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है
अगेन एनटीपीसी में कि जो परम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो परम को बोला जाता है पैरेलल मशीन, ठीक है। इसको परम क्या है बेसिकली, ये ना शॉर्ट फॉर्म है, ये होता है इसका मतलब पैरेलल मशीन। क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको एक जगह अगर प्रोवाइड करवा दीजिए आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। अब यहाँ से वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है क्या? नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छा, अभी 2022 में एक और यहाँ पे नाम आता है। 2022 में रिसेंटली एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है जिसे स्टैब्लिश किया गया है आईआईएससी बेंगलुरु में है ये आपका, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना। तो ये आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। और सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम प्रवेग, ठीक है। कौन सा है? परम प्रवेग। अब ये जो परम, इसका मतलब आपको पता चली गया क्या होता है, पैरेलल मशीन। तो ये आपका रिसेंटली सबसे नया कौन सा है? तो परम प्रवेग सबसे नया सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया ने बनाया है। कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है? आईआईएससी बैंगलोर में। और ये सभी जो आपके यहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, इसमें सी डैक का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। इंडिया की कंपनी है सी डैक। सारे के सारे जो कंप्यूटर्स का यहाँ पे काम होता है ना, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो सी डैक ही देख रही होती है इंडिया की, ठीक है। इतनी सी बात क्लैरिफाइड है क्या? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या था? तो ये था आपका परम 8000, ठीक है। कौन सा था? परम 8000। अब ये याद रहेगा ना, परम 8000 सबसे पहला था, सबसे लेटेस्ट वाला है परम प्रवेग। और आपके यहाँ पे दो जो है वो यहाँ पे हम अपना जो वेदर है उसको फोरकास्ट करने के लिए यूज करते हैं, प्रत्यूष और मिहिर को, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और इंडिया का फास्टेस्ट है परम सिद्धि एआई, वर्ल्ड का फास्टेस्ट है फुगाकू। सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आई होप कि आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। पर चीजें बहुत ही यार क्रिस्प वे में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलो, और एक बात अपने माइंड में बिठा के चलना कि मैं जो भी चीज बता रहा हूँ वो या तो आई हुई है या उससे रिलेटेड आया हुआ है, तो ये आने की संभावना है, तो उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, पेपर पेन लेके बैठना। आगे इतनी सी बात समझ में? चलो, अब ये तो यार छोटा सा क्वेश्चन है। आपका यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट पूछा गया है, सारी की सारी फाइल्स को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये होता है कंट्रोल+A। अच्छा, शॉर्टकट कीज की क्लास में आपको अलग से दे दूंगा जिन बच्चों को चाहिए है। ऐसे यहाँ पे कराऊंगा सारे शॉर्टकट कीज तो थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ बच्चों को आती है वो चीजें। चलो, अगला वाला क्वेश्चन देखो, पीएच स्केल इज नॉर्मली यूज्ड टू इंडिकेट द डैश ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि पीएच स्केल का यूज क्यों किया जाता है? उसका एसिडिक या फिर बेसिक नेचर पता करने के लिए। हिंदी में क्या हो जाएगा? अम्लीय या क्षारीय, ठीक है, अम्लीय या क्षारीय जो भी नेचर होता है। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे आपको ये है कि आपको चीजें यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि पीएच किन किन का, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका एक तो ब्लड हो गया, है ना। और जो भी बता रहा हूँ ना वो लिख लेना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि ये रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछ लिया, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा। तो ब्लड का पीएच होता है 7.3 से 7.5 के बीच में। ऐसा हो गया, इसका नेचर बेसिक हो गया, ये तो पता होगा ना, पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक होती है। आपका 0 से 7 क्या होता है? बेसिक एसिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और 7 से 14 आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लड का हो गया 7.3 से 7.4। देन आपके जो आंसू होते हैं, है ना, जो टीयर्स होते हैं, ये आपका 7.4 होता है, ये भी अगेन बेसिक होता है। देन सलाइवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है सलाइवा। ये सलाइवा का होता है 6.5 से 7.5, ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू। देन यहाँ पे आपका एक यूरिन का पूछा जाता है ना। यूरिन का जो पीएच है ये होता है 5.5 से वरी करता है 7.5 तक, यानी कि ये बेसिकली आपका बेसी होता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका एसिडिक नेचर में ही आ जाएगा, बिकॉज 5.5 से 7.5 है। देन और नीचे आएंगे यहाँ पे आपका दो, एक तो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, एक आपका कॉफी का पूछा गया है काफी ज्यादा, एक विनेगर का, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं पीछे, तो इनकी वैल्यूज तो कैसे भी याद रखनी है। विनेगर बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ये आपका 2.4 से लेके 3.4 के बीच में वरी करता है। और जो कॉफी होती है वो आपकी 4.5 से 5.5 के बीच में वरी करती है इसकी पीएच वैल्यू, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, नेक्स्ट वाला देखो। अब देखो इसमें क्या है, राज तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और जब से अभी कश्मीरी फाइल्स और कश्मीर के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, मतलब ये क्वेश्चन देखना आप, ऑफ कोर्स यहाँ पे गिरेगा आने वाले एग्जाम में, आपको ये एफएसएसआई में भी देखने को मिल सकता है, एसएससी या फिर आपका एनटीपीसी, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप लिख के ले लो मुझसे अभी। राज तरंगिणी अब वर्क इन संस्कृत, सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि जो राज तरंगिणी है ये संस्कृत में लिखी गई, ठीक है। देन कंपोज्ड बाय कल्हण, इसे लिखा किसने है? कल्हण ने लिखा है, कल्हण एक कवि थे।
गिव्स अ विविड अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ, यानी कि ये यहाँ पे किस जगह के राजाओं के बारे में उनकी हिस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो ये करती है कश्मीर के जितने भी राजा हुए हैं फ्रॉम द स्टार्ट, उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है, यानी कि पूरी इसमें बताया गया है कि कौन सा राजा कब से आया है, और ये मिडाइवल टाइम में जितने भी राजा हुए हैं, ठीक है, वो आपका राज तरंगिनी में दिया गया है। किसने लिखी थी? कलहन ने लिखी थी, संस्कृत में है। दो तीन बातें आप और याद रखना। सबसे पहले ये राज तरंगिनी कोई एक बुक नहीं है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। ये कितनी बुक्स का सेट है? तो इसमें टोटल 8 बुक्स गिवन है। देन एक चीज और बनती है कि कश्मीर में सबसे ज्यादा जो डायनेस्टी ने रूल किया है वो कौन सी डायनेस्टी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके आपको मोस्टली कहीं आंसर नहीं मिलेंगे इनके, ठीक है। तो ये है आपकी गोनड डायनेस्टी। या तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा गोनड डायनेस्टी कौन से रीजन की थी, तो ये इजीली बच्चे गैस भी नहीं कर पाते, तो ये याद रखना गोनड डेंसिटी कश्मीर की थी, और सबसे ज्यादा इसने ही यहाँ पे कश्मीर पे रूल किया हुआ है इन द मिडाइवल टाइम्स, ठीक है। गोनांडा है एक्चुअली। और एक चीज और, ये जो राज तरंगिनी है इसका मतलब क्या होता है? रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। ये भी आ चुका है, रिवर ऑफ किंग्स, राज तरंगिनी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, या फिर आपको यहाँ पे फ्लो करके मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली राजाओं का इसमें 5,000 साल का पूरा इतिहास है, यानी कौन सा राजा कब आया, किसने क्या किया, क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहा वहाँ का, क्या सोशल पॉलिसीज थी, यानी ये सब सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब है। पूरा 8 बुक्स का ये सेट है। अब एक क्वेश्चन और ये बनता है इसके ऊपर कि जो राज तरंगिनी थी वो संस्कृत में थी, है ना। कौन से में थी भाई? संस्कृत में आपकी लिखी गई थी ओरिजिनली। लेकिन इसका पहला ट्रांसलेशन कौन सी लैंग्वेज में हुआ और किसने किया? तो इसका पहला ट्रांसलेशन हुआ था 13th सेंचुरी में, हैदर मलिक ने किया था, ठीक है। किसने किया था? हैदर मलिक ने किया था। कौन सी लैंग्वेज में? तो पर्शियन लैंग्वेज में इसका पहला जो है आपका ट्रांसलेशन किया गया था। तो ये याद रखना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से कुछ ना कुछ बसेगा पक्के से पक्का, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एज पर द सेंसस 2011 फिगर ऑफ द इंडिया अमंग द फॉलोइंग विच यूनियन टेरिटरी हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी सेंसस के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको सीधा सीधा कुछ नहीं मिलेगा कि भाई स्टेट के ऊपर बता दो, या फिर सीधा बता दो यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना था, या फिर यहाँ पे आपका लिटरेसी रेट कितना है, मैन वुमेन फीमेल मेल फीमेल का रेशियो कितना है, ये सब क्वेश्चन सब नहीं पूछे जा रहे हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि ये वाला देखो क्वेश्चन, ये भी अगेन आपका जो एएसओ का एग्जामिनेशन हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, उसमें आया है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी की लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब याद रखना, एक होती है पॉपुलेशन, एक होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, दोनों में फर्क होता है। अगर उसने पूछा लीस्ट पॉपुलेशन किसकी है, यानी कि पूरे एरिया, यानी कि उस पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो नंबर है पॉपुलेशन का वो देखा जा रहा है। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करता हूँ तो यानी कि एक पूरे गिवन एरिया में, यानी कि बेसिकली डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि आपसे मैंने बोल दिया 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका नंबर कितना है, ठीक है। ऑन एन एवरेज मैंने निकाल लिया टोटल जितने भी लोग होते हैं डिवाइडेड बाई उनका एरिया कर दिया, तो मुझे पता चल जाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। क्लियर है? तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस यूनियन टेरिटरी की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। अब यार देखो यहाँ पे आपको मैं दो तीन चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो कि इनमें से तो गिवन ऑप्शन में वो आंसर ही गिवन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आपसे लीस्ट पूछा है तो आंसर होगा इसका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लेकिन यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको पता है जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और जो आपका लद्दाख है उसको यहाँ पे अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, लेकिन अब इन्होंने क्या लिखा, एज पर सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के हिसाब से तो आंसर अपना अंडमान एंड निकोबार ही है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो 46 है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सिर्फ 46 लोग रह रहे हैं, याद रखना। लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा पूछे कि विच यूनियन टेरिटरी हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तब वहां पे लद्दाख जाएगा, बिकॉज जब इसका यहाँ पे कैलकुलेट किया गया तो 22.8 आपका आ रहा है इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। तो यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपका 2.8 बंदा रहता है, यानी कि ऑन एन एवरेज आप 3 मान लो, ठीक है। नियरेस्ट डिजिट तो 3 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वो लद्दाख है। लेकिन स्टिल क्वेश्चन जब भी आएगा वो आपको सेंसस 2011 लिख के देगा, उस टाइम पे तो ये था नहीं, तो उसका अल्टीमेटली आंसर अंडमान एंड निकोबार हो जाता है। क्लैरिफाइड है मेरी बात? कभी कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? देन यहाँ पे जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है ये हाईएस्ट है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, बात किसकी हो रही है? यूटी की हो रही है, तो इसका राइट आंसर आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली हो जाएगा।
अच्छा, ये तो यूनियन टेरिटरी की बात होगी, लेकिन अगर हम स्टेट की बात कर रहे होते फिर क्या होता? तो स्टेट में अगर आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पीडी की बात की जाए, तो लीस्ट वाले का आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लीस्ट क्या हो जाएगा फिर? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, स्टेट की बात हो गई है। ठीक है, देन अगर आपसे यहाँ पे हाईएस्ट पूछ लिया जाए, ठीक है, हाईएस्ट स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वेस्ट बंगाल विल बी योर आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मैं डब्ल्यू भी लिख देता हूँ। आपको लग रहा होगा सर महाराष्ट्र क्यों नहीं है? डियर, महाराष्ट्र में ना सिर्फ मुंबई वाले एरिया में लोग कंजस्टेड रहते हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की जब बात होगी तो पुणे वगैरह का जो एरिया है यहाँ पे और बाहर का एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है डिस्पर्स हैं, यानी कि जब ऑन एन एवरेज देखा जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेरेटिव टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे कई लोग गलत करके आते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ स्टेट वो आपका वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, अच्छा, वहीं अगर आपका पॉपुलेशन डेंसिटी से हट करके सीधा पॉपुलेशन पे सवाल आने शुरू हो गए, देखो यार, हम पॉपुलेशन की बात कर ही लेते हैं, ये भी क्यों ही छोड़ना। अगर पॉपुलेशन की बात हो रही है, ध्यान देना, ये पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, सिर्फ पॉपुलेशन के अंदर। तो सबसे पहले स्टेट की बात करते हैं, स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर स्टेट की कैटेगरी है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है सबको पता होगा, ये अपना यूपी में है, उत्तर प्रदेश। और यही अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज में, तो हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट है अगेन यहाँ पे दिल्ली की ही, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है, इसे एनसीटी ऑफ दिल्ली बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एंड लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, क्या आ जाता है? लक्षद्वीप। द्वीप। तो लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कम है। ध्यान देना, यहाँ पे मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो दोनों चीजें अलग अलग है। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा, इनके जो फैक्ट्स लिखाए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? अच्छा, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट आपको नहीं पता है क्या? लीस्ट पॉपुलेटेड है सिक्किम। ठीक है, तो ये भी लिख लेना, ये है आपका लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज का डेटा है, पॉपुलेशन का अलग है, पॉपुलेशन डेंसिटी का अलग है। कभी भी इनको मिक्स मत कर देना, क्वेश्चन यहाँ से आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं पॉपुलेशन वाले सेंसस के डेटा से। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन था, प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो आपका डीपीएसपी है अपने संविधान में, जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, नहीं यार, डीपीएसपी को बोलेंगे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से उठाए हुए हैं? तो ये हमने यहाँ पे आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से उठाया हुआ है। आपको पता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी जगह के हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी है। इवन जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके भी यहाँ पे कुछ कुछ हमने यहाँ पे एक्सेप्ट को लिया हुआ है। अब यार ये तो सबको ही पता है कि आयरिश से लिया है, कहाँ से लिया है, कहाँ से नहीं लिया है, लेकिन अब मैं इसको रटा के नहीं छोड़ने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ डीपीएसपी के ऊपर। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अब डीपीएसपी बनेंगे वो सारे आपके खत्म हो जाएंगे अभी के अभी। देखो, डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीपीएसपी है वो हमने ये कहाँ पे इसका जिक्र किया गया था सबसे पहले, तो ये इसका जिक्र किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, एक्ट आया था 1935 का, ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे। इन्होंने यहाँ पे इनको किसके अंदर डाला था? इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये कह के इन्होंने इसमें डाला हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डीपीएसपी है वो बेसिकली कहाँ से उठाए गए हैं और उसमें आपको ये ऐसा यहाँ पे देश का जिक्र ना किया गया हो, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन थे वही बेसिकली आपके डीपीएसपीज हैं आज के टाइम पे। अब इनको यहाँ पे सजेस्ट किसने किया था? देखो, आपको पता है कि आपकी कुछ राइट्स होते हैं हर किसी के पास में, जिनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट, यानी कि एफआर बोलते हैं। अब 1945 में जब यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब 1945 में एक सप्रू कमेटी थी। ठीक है, क्या नाम था कमेटी का? सप्रू कमेटी। अब ये क्वेश्चंस जो है आज के टाइम पे आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डीप में। डीपीएसपी हो गया, चाहे आपका फंडामेंटल राइट हो गया, तो इनको भी डीप में पढ़ के जाना। आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, है ना? तो यहाँ से थोड़े डीप में क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं हर किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप 19 और 21 पे एक बार खुद से इसके अंदर जो भी एबीसीडी करके है वो भी देख के जाना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, 1945 में सप्रू कमेटी ने कहा कि यहाँ पे हमें हर किसी को, यानी कि इंडिविजुअल को कुछ राइट्स देने चाहिए
जैसे हर नागरिक को हम कुछ राइट देंगे, वो दो प्रकार के होंगे। एक तो कैसे होंगे, जस्टिफाइबल होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे, जस्टिफाइबल होंगे, बेसिकली जस्टिसेबल होता है, ठीक है। जस्टिसिएबल होंगे, और आपके दूसरे होंगे नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल। अब आपको पता है, आपके फंडामेंटल राइट का कोई भी उल्लंघन करेगा तो आप जाके उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि दूसरे टाइप के होंगे नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि वो राइट्स होंगे जो कि गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको जब भी वो कोई स्कीम्स बना रही है तो उसको उन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका लोगों का वेलफेयर हो गया, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी हो गई। लेकिन उसके लिए आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। सपोज गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम बना दी जिसमें कि आपका, सपोज करो लोगों को, इसमें क्या बोला गया है आर्टिकल इसके 47 में, कि आपको न्यूट्रिशन देना है लोगों को और उनकी पब्लिक हेल्थ को सुधारना है। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम बनाई जिसमें इसका ध्यान नहीं रखा, तो वो सूली पे नहीं चढ़ा सकते आप उसे, यानी कि उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा करना चाहिए, ये बोला गया है इसमें। क्लियर है। यानी कि आप इसको अपने किसी कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो इनको, अगर इसका किसी ने उल्लंघन किया तो, ठीक है। यानी कि इसमें बस ये बोला है कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप अगर कोई पॉलिसी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ऐसा करोगे तो बेटर रहेगा किसी भी एक डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। समझ में आती है क्या बात। तो ये जो नॉन जस्टिसेबल राइट्स थे इंडिविजुअल के लिए, उनको बोला गया डीपीएसपी, ठीक है। अब देखो, एक आपसे ये भी पूछा जाएगा कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट नंबर 4 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें डीपीएसपी को डाला गया है। और आर्टिकल्स हैं इसमें आपका 36 से लेकर के 51, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 में आपका ये इंक्लूडेड है, डीपीएसपी सारे के सारे। नाउ अब डीपीएस में ये पता चला, सप्रू कमेटी ने 1945 में इनको यहाँ पे इन्होंने ऐसा ऐसा करके बोला था। फिर जो आपका 1935 जीओआई एक्ट था, उसमें से इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस निकाले। इस जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था उसको देखा वगैरह करके इन्होंने ये सब अपना कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया पार्ट 4 में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक, बोलो हाँ। ठीक है, हाँ बोलना बहुत जरूरी है और सारी चीजें माइंड में फिट होनी चाहिए कहीं, ठीक है। अब 36 से 51 में ये हो गया। एंड और क्या यार इसमें याद रखोगे, हाँ चलो ये और लिख लो यहाँ पे, डीपीएसपी को लेकर के जो अमेंडमेंट हुए। सबसे पहला अमेंडमेंट अगर आपसे पूछा जाएगी, सबसे पहले जो डीपीएसपी है नए, वो कब ऐड किए गए, तो ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किए गए थे। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, पता होना चाहिए कब आया था, 1976 में आया था। इसके तहत 4 नए डीपीएसपी ऐड किए गए। अब कौन से किए गए आपको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, 39 ए, 43 ए और 48 ए इसमें ऐड किए गए थे। लेकिन अगेन ये एग्जाम में नहीं आएगा, जितना आएगा उतना बता रहा हूँ, ठीक है। और आप क्या याद रखोगे, अब देखो इसमें आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 4 ऐड हो गए, ठीक है, डीपीएसपी। फिर हुआ इसमें अमेंडमेंट आपका, आपका 44th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। तो इसके तहत यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 38 ऐड किया गया। अगेन आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना ही 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था। और फिर आपका 97 तो हुआ था 2011 में, उससे पहले यार एक और हुआ था। कौन सा था वो, 86 था, हाँ। 86 अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका हुआ था 2002 में। इसके तहत आर्टिकल 45 ऐड किया गया था। और आपको याद होगा 21 ए आर्टिकल, जिसमें हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन और बच्चे के लिए कंपलसरी की गई है ना, वो 86 अमेंडमेंट में ही है। इसके साथ इसमें आर्टिकल 45 डीपीएसपी में ऐड किया गया था। तो 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आर्टिकल 21 ऐड किया गया, दूसरा ऐसी अमेंडमेंट एक्ट में आपका आर्टिकल 45 डीपीएसपी के अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है। और क्या है यार, इसमें लास्ट वाला अमेंडमेंट जो हुआ है, वो आपका 97th अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। 97th अमेंडमेंट जो कि आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है, और ये 2011 में हुआ था। इसके तहत अगेन आपका आर्टिकल 43 भी डाला गया था। अगेन आर्टिकल याद रखने की कोई नीड नहीं, ठीक है। तो तीन जो है आपके, बेसिकली चार जो है अमेंडमेंट हुए डीपीएसपी से रिलेटेड। सबसे पहला 42nd, फिर 44, फिर 86 और फिर 97। डीपीएसपी पूरा फिनिश हो गया। इससे ज्यादा इसमें आपको याद रखने की कोई चीज जरूरत है नहीं, और इससे सारे क्वेश्चंस आपकी बन जाएंगे। डीपीएसपी अब याद रखना, अगर आपसे कभी पूछ ले डीपीएसपी कितने टाइप के होते हैं, तो इनको ना ऐसा कुछ ऑफिशियली ऐसा नहीं बांटा गया है कि 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हमने अपनी समझ के अकॉर्डिंग इनको 3 तरीके में बांट रखा है। वैसे ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला है कि ये 3 तरीके के होंगे, लेकिन ऐसा हमने अपने तरीके से बांट लिया, एक सोशलिस्ट, एक गांधीयन, ठीक है। यानी कि इनकी जो आइडियोलॉजी है बेसिकली डीपीएसपी की, वो मिलती है सोशलिस्ट से। दूसरे वाले जो टाइप है वो गांधीयन से मिलते हैं, और तीसरे होते हैं लिबरल, ठीक है ना। लिबरल इंटेलेक्चुअल डीप प्रिंसिपल्स, ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल।
तो बेसिकली आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, तो बस माइंड में रख लेना कितने टाइप का, 3 टाइप का होता है बस। बट ऑफिशियली कुछ नहीं है ऐसा, हमने ही अपनी तरफ से जूम कर लिया। ठीक, चलो, पूरा क्लियर हो गया ना डीपीएसपी। आज के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। मैं जो भी करा देता हूँ वो हमेशा के लिए फिनिश हो जाता है, दैट मीन्स वो आपके माइंड में भी फिनिश होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? चलो, अच्छा यार एक चीज और ऐड कर लो, चलो डीपीएसपी में एक क्वेश्चन यार ये भी पूछा जाता है, यहाँ पे लिखता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने कहा था कि जो आपके डीपीएसपीज हैं वो नोबल फीचर है, नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हु सेड, who said DPSP DPSPs as the noble feature of Indian Constitution, ये बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कई बार, याद रख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये अगेन ये स्कीम पूछी गई है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ये क्वेश्चन भी अगेन आपका जो एएसयू का एग्जाम हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का मार्च 2022 में, उसमें पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स तो ऑलवेज आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री वय बंधन योजना है ना, ये लॉन्च की गई थी 2017 मई में, ठीक है ना, 2017 मई। और फिर इसको 2017 मई से लेकर के ये मई 2020 तक थी, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मई 2030 तक, 2023 तक। ठीक है, तो ये 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि आप 3 साल तक इसे और परचेज कर सकते हो। बेसिकली ये आपका जो भी ओल्ड पीपल होते हैं, 60 साल या फिर 60 साल से अधिक के बुजुर्ग लोग हैं, उनको आगे आने वाले टाइम में उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा या फिर कुछ नहीं मिल रहा बैंक में, तो वो इसको खरीद के अपने पास रख सकते हैं, और इसमें आपको इंटरेस्ट मिला करेगा। 7% से ऊपर का इसमें इंटरेस्ट है, और 98% से ज़्यादा आपको प्री, अगर आपने जैसे प्री मैच्योर एग्जिट करी तो 98% आपको रिफंड मिल जाता है इसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी कुछ, इतना सा याद रखना बस, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, और 60 साल से अधिक लोगों के लिए ये आपके अवेलेबल है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको खरीद सकते हो, या फिर ये स्कीम किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा एलआईसी। ठीक है, एलआईसी के थ्रू ही आप जो पीएमवीवीवाई है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, इसको एक्टिवेट करा सकते हो, परचेज कर सकते हो, या फिर ये इम्प्लीमेंट होती है किसके थ्रू, एलआईसी के थ्रू। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली ये मई 2023 तक बढ़ाया गया है, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि आप मई 2023 तक और ज़्यादा इसमें परचेज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और हाँ, जो लोग ऐसे वगैरह जिनके होते हैं ना, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल के बाद टीयर 3 होगा, टीआरएसएल के बाद टीयर 2 होगा, या फिर जो भी रिटन एग्जामिनेशन होते हैं ना, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव है, उसमें जब एक क्वेश्चन अगर आपका ऐसा आ जाता है ना, सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्ड पीपल, तो भाई ये अगर आप डालते हो ना, तो आपको अलग से 3 से 4 5 नंबर इसके पक्के पक्के मिलते हैं, अगर आपने इस स्कीम का जिक्र कर दिया उसमें। ठीक है, तो ये उसमें भी काम आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खैर चलो, अगला वाला क्वेश्चन देखो। तो देखो इसमें पूछ क्या रहा है आपसे कि जो जीएसटी लॉ आया हुआ है, आपको पता है इंडिया में जीएसटी लॉ कब आया था? तो ये आपका 1 अप्रैल 2017 से जो है इनेक्ट कर दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड जीएसटी के अंदर 3 टाइप के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल। ठीक है, क्या होता है? सीजीएसटी सेंट्रल होता है। एसजीएसटी आपका स्टेट वाला जीएसटी होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता है ना? अब इसका चलो जीएसटी का एटलीस्ट फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ, और जीएसटीएन का भी बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, जीएसटीएन का फुल फॉर्म। और आप मुझे जीएसटी का तो बताओगे इसे। ठीक है, ये दोनों फुल फॉर्म मुझे कमेंट में चाहिए, इसका सही आंसर मैं कर दूंगा। और अगर जिसने गलत दिया इसका आंसर जीएसटीएन का, उसको वहीं आके उल्टा लटकाऊंगा, ये बात समझ में? देखो, खैर चलो, अब इसमें यार और क्या याद रखोगे? हाँ, ये आपका अमेंडमेंट एक्ट कौन से नंबर का था? तो 101st जो है आपका अमेंडमेंट एक्ट आया था इसका, अमेंडमेंट एक्ट। और कौन से ईयर में आया था अमेंडमेंट एक्ट? ये आपका 2016 में आया था। 2017 में तो ये आपका एक्ट बन के ही बाहर आ गया, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट आया 101st। ठीक है, और क्या याद रखोगे यार? ठीक है, अब इसमें ना आपको पता चल गया 3 टाइप का जीएसटी होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि जो सीजीएसटी है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जीएसटी ने किन किन टैक्सेस को रिप्लेस किया है, और स्टेट लेवल पे जीएसटी ने किन किन टैक्सेस को रिप्लेस किया है। तो एक बार ये लिख लो, कई बार पूछा गया। और इसमें आपका सेंट्रल लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी ना, सीडी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सीजीएसटी ने रिप्लेस कर दी है। इसके अलावा आपका एडिशनल ड्यूटी जो एक्साइज एंड कस्टम्स की लगती थी, एक्साइज एंड कस्टम्स को मैं ई एंड सी लिख रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुना करो। ठीक है,
और आपका इसमें और क्या गया है, हाँ एसएडी गया है। आपका कस्टम्स में ही एक एसएडी होता है, उसको भी सीजीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। स्टेट वाले में देखो ये अच्छा, बाकी केस में और सेस वगैरह जो मिलता था ना, सेस हो गया, सरचार्ज हो गया, वो सब भी सीजीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। और एसजीएसटी में आपका जो वैट होता था, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, वो रिप्लेस कर दिया गया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स को भी एसजीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। देन आपका परचेज टैक्स, परचेज टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, ठीक है। लग्जरी टैक्स पता है ना, एंटरटेनमेंट वगैरह पे जो लगता है। देन एंट्री टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। और लॉटरी वगैरह पे जो टैक्स वगैरह लगते हैं ना, लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गई, तो इन सब पे भी जो टैक्सेस है उसको एसजीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। अभी जो आईजीएसटी होता है ना, ये इंटर स्टेट होता है। आईजीएसटी में आई का मतलब क्या होता है, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट और आगे जीएसटी, क्लियर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है इसमें, इससे ज्यादा और क्या याद रखोगे आप। एक क्वेश्चन और आया होगा इसका। एक क्वेश्चन ये आया है कि जो आपका जीएसटी है इसमें कितनी स्लैब्स हैं इंडिया में। इंडिया में जीएसटी के अंदर ना 5 स्लैब है, एक तो ये याद रखना है वो कौन कौन सी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, ऐसा क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी इंडिया में जीएसटी की स्लैब नहीं है। उसके लिए आपको ये पांचों स्लैब पता होनी चाहिए, है ना। तो एक बार ये भी लिख ही लो। ये है अपना 0, 0, 5, 12, 18 और 28, है ना। ये 5 स्लैब है। याद रखना कितनी स्लैब है यहाँ पे। जो टैक्स की परसेंटेज होती है ना, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इन 5 स्लैब पे आपका जो है जीएसटी चार्ज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि जीएसटी कौन से प्रोडक्ट पे नहीं लगता, ठीक है ना, नॉट जीएसटी। तो जीएसटी किस किस पे नहीं लगता, ये लिख लेना अच्छे से। पेट्रोलियम, अल्कोहल एंड इलेक्ट्रिसिटी। पेट्रोलियम, अल्कोहल, अल्कोहल एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन तीनों पे जो है जीएसटी नहीं लग रहा है अभी। याद रखना ये तीनों चीजें कैसी है जिन पे जीएसटी नहीं लगता। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, जीएसटी निम्नलिखित में से किस पे लगता है, उसमें 3 ऑप्शन तो ये रहेंगे, चौथा ऑप्शन कोई भी और होगा। याद रखना इन तीनों पे जीएसटी नहीं लगता है। एंड इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और पूछा भी नहीं जाएगा आगे चल के भी, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको चीजें देखनी भी नहीं है, दैट्स इट। एंड जीएसटी भी आपका यहीं पे फिनिश हो गया। बाकी की जो भी और चीज़ें होती है वो हम अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम 2022 के ही सारे पेपर्स को डिस्कस करने लग रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अभी के पेपर से, ठीक है। तो एंड करूंगा सेशन यहीं पे। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। और मेहनत कोई सब्सटीट्यूट होता नहीं है, तो ये आपको हमेशा याद रखना ही है, अपना मूल मंत्र बना लो। मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, और जो मेहनत करता है अल्टीमेटली उसको सक्सेस तो मिलती है, ठीक है। एंड करता हूँ सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।